भी देख लिया और रिकॉर्ड भी देख लिया। तो आज के सेशन में जो हम बात करेंगे प्रोसीजर की, फंक्शन की और पैकेज की। क्या होते हैं तीनों, पहले ये समझते हैं। प्रोसीजर, फंक्शन या पैकेज क्यों लिखे जाते हैं, क्या होने से पहले क्यों समझते हैं कि वो रिक्वायरमेंट क्या है जिसकी वजह से ये लिखे जाते हैं। तो रिक्वायरमेंट सिंपल है, कोई भी ऐसा काम, जैसे फंक्शन की बात करें, प्रोसीजर की या पैकेज भी, कोई भी ऐसा काम जो मुझे मेरे किसी बिजनेस लॉजिक को लिखने के लिए यूज में आए, कुछ सेट ऑफ लाइन का कोड जो मुझे मेरे बिजनेस लॉजिक को लिखने में काम में आए और वो टाइमली किसी फ्रीक्वेंसी पर मुझे जरूरत पड़े। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो ही रिक्वायरमेंट। अब एग्जाम्पल और सिनेरियो की बात करते हैं। जैसे मैं सोच लूं कि मुझे जब मैं मॉर्निंग में आऊं तो मेरे को किसी एक टेबल में, अभी मैं आगे की टर्म यूज नहीं कर रहा हूं, लाइक अलर्ट आ जाए या कोई नोटिफिकेशन आ जाए या कोई मेल आ जाए, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मुझे एक टेबल में वो डेटा मिल जाए डेली बेसिस पे कि जिन लोगों की अटेंडेंस कल के दिन में नहीं लगी थी। एक कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉयज हैं और उनका डेटा एक पंचिंग मशीन के थ्रू, जो पंच करने का एक मशीन होता है हर कंपनी में, उस मशीन से किसी डेटाबेस में सेव होता है। ठीक है, आपने कोई एक इंटीग्रेशन कर दिया जिससे वो डेटा आपके पास ऑरेकल में आ गया। अब आप चाहते हो कि पर डे बेसिस पे एचआर में कोई एग्जीक्यूटिव है जिसको एक अलर्ट चला जाए या मेल चला जाए कि कोई एम्प्लॉय जो कल नहीं आए थे उनका डेली बेसिस पे एक अलर्ट चला जाए। तो हम क्या करेंगे, हम लॉजिक कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। भाई डेटा मेरे पास कहाँ होना चाहिए, ऑरेकल में होना चाहिए। तो अगर किसी थर्ड पार्टी सिस्टम में मेरे पास डेटा है तो किसी भी इंटीग्रेशन के थ्रू, किसी भी प्रोसेस या किसी भी कोड के थ्रू मैं उस डेटा को लेके आऊंगा अपने ऑरेकल में। फिर एक कोड लिखूंगा जो कोड ये पता करेगा कि किस किस एम्प्लॉय की अटेंडेंस कल के दिन में, मतलब सिस डेट, अगर मैं सिस डेट की बात करूं जो मुझे करंट डेट बताता है कि आज की डेट क्या है, उस डेट से -1 करूं तो मुझे कल की डेट पकड़ में आएगी। तो कल की डेट में उस टेबल में किस किस एम्प्लॉय का डेटा नहीं है, जिनका नहीं होगा इट मीन्स उनकी अटेंडेंस कल के दिन में नहीं लगी। तो इस तरीके का एक लॉजिक हुआ। या ऐसा हो कि मैं डेली बेसिस पे किस बंदे ने कितनी सेल करी है वो मैं कहीं पर लिखता जा रहा हूं। तो मान लीजिए एक बंदे ने कोई प्रोडक्ट सेल आउट करता है, लेट से कोई कॉस्मेटिक की कोई प्रोडक्ट है, इसको सेल कर रहा है वो, उसने एक डोर पे जाके एक प्रोडक्ट सेल किया, दूसरे डोर पे जाके 2 सेल किया। तो वो क्या कर रहा है, जब फर्स्ट डोर पे था तभी उसने एक डेटा फीड किया कि मैंने एक प्रोडक्ट सेल कर दिया, एक एंट्री सिस्टम में चली गई। कहीं और गया, वहां पर इसने एक एंट्री फीड की कि मैंने 10 प्रोडक्ट सेल कर दिए। तो जितने भी पूरे दिन में उसने कितनी सेल की, इसका मुझे एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहीं दिखाना है या कोई अलर्ट लेना है या उस डेटा पे कोई मसाजिंग करना है या काम करना है। तो ऐसा कोई भी सिनेरियो, कोई भी, जैसा कि पहले मैंने आपको समझाया था बैंक्स के सिनेरियो, एटीएम के, डेबिट कार्ड के, इनके सिनेरियो समझाए थे कि कैसे एक बंदे का ट्रांजेक्शन कैसे स्टोर हो रहा है। वो अपने कार्ड को स्वाइप करता है, उसके कार्ड के नंबर से डिटेक्ट होता है कि भाई ये कार्ड, मतलब ये एंटिटी, कार्ड जो नंबर है यूनिक होता है। हर कार्ड एक आईडी हो गया कि इस आईडी पे 100 रुपए का स्वाइप लगा फॉर इस मर्चेंट पे, जो मेरा शॉपकीपर है उस पर मेरा इतने का स्वाइप लगा, या मैंने कोई परचेजिंग करी। तो जो ये फीडिंग जा रहा है, जो डेटा फीड हो रहा है मेरे सिस्टम में किसी आईडी के रेस्पेक्टिव, उस पर मुझे कुछ काम करके कहीं पर रिप्रेजेंट करना है, कोई बिजनेस लॉजिक लिखना है या पूरे मंथ की सेल पता करनी है। तो सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जिसमें यह पता लगे कि मुझे कुछ एक काम अपने कोड से करवाना है। तो कोड से काम करवाने के लिए जब हम बिजनेस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए कोई भी लॉजिक लिखते हैं, वो लॉजिक मेरे लिखे जाते हैं मेरे नेम्ड ब्लॉक पर। ध्यान देना, नेम्ड ब्लॉक। किसी भी नेम्ड ब्लॉक को ही मैं क्या बोल सकता हूं, पैकेज या प्रोसीजर नेम्ड ब्लॉक को बोल सकता हूं। ठीक है, और फायदा क्या है इनका, एडवांटेज क्या है, रिक्वायरमेंट भी समझी, क्या क्या डेफिनेशन है वो भी समझी। इनका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यह है ये कि ऐसा नहीं है कि इस आज के दिन में मुझे ये
एक लॉजिक लिखा जिससे ये पता लगा कि किस बंदे की कितनी सेल है, तो कल के दिन में मुझे वो कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। तीसरे दिन के लिए अगर कुछ करूंगा तो दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा कि कभी भी लेट से फर्स्ट 3 डेज में नहीं किया, 3 साल बाद भी अगर मैं काम करूंगा तो वो लॉजिक मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, उस लॉजिक को मैंने डेटाबेस में परमानेंटली सेव कर दिया एक स्टोर्ड प्रोसीजर बना करके। तो ये मेरे फंक्शन, प्रोसीजर, पैकेज परमानेंटली डेटाबेस के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, इनके सिंटैक्स कैसे होते हैं वहां पे चलते हैं, अपने कोड पे चलते हैं एक बार। जो तीनों टर्म बोल रहा हूं, फंक्शन, प्रोसीजर, पैकेज, इंपॉर्टेंट हैं और काफी बड़े भी हैं। आपको लग रहा होगा कि सर एक ही साथ में तीनों पढ़ा है, बट बहुत इजीली और छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम फंक्शन की। फंक्शन किस पर्पस के लिए यूज में है? कोई भी ऐसा काम जो मुझे सेट ऑफ लाइन के कोड के लिखने भर से अचीव हो जाए और वो एक्टिविटी मुझे बार बार ना करनी पड़े। जैसे जैसे बढ़ते हैं फिर एग्जाम्पल की तरफ। फंक्शन का जो स्टैंडर्ड बिहेवियर है वो है कि फंक्शन मस्ट बी रिटर्न अ वैल्यू। भले ही नल वैल्यू क्यों ना रिटर्न करे, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे मैंने लिखा बिगिन, मैंने लिखा एंड, बंद कर दिया। मैं चाहता हूं कोई भी दो वैल्यू डिक्लेयर किया। एक v1 ले रहा हूं, दूसरा ले रहा हूं v2। कोई भी दो वैल्यू जिनका टाइप है नंबर, उनके अंदर अभी इनिशियली मैं एक में 100 और दूसरे में 200 वैल्यू या कोई भी वैल्यू जो भी मुझे डालनी है वो मैं यहां पे डाल रहा हूं। अभी आपको वेरिएबल के साथ मतलब फिक्स्ड वैल्यू के साथ काम करके दिखाऊंगा, फिर इसको डायनेमिक कैसे करेंगे वो करके दिखाऊंगा। दो मेरे वेरिएबल्स, इनसे क्या मेरा टोटल होके निकलेगा। अगर ये काम करना है तो क्या करूंगा, सेलेक्ट फ्रॉम डुएल करूंगा। सिंपली डुएल है तो कुछ भी कर सकता हूं, सीधे सीधे v1 प्लस v2 को सम कर लिया। सम करूंगा तो ये सम ऐसे नहीं होगा, मुझे किसी वेरिएबल में इसकी वैल्यू सेव करानी पड़ेगी। तो इनटू कीवर्ड भी यूज होगा। एक वेरिएबल जिसमें मैं उसको नाम दे रहा हूं वी सम, इसके अंदर इसकी वैल्यू लेते हैं। अब वी सम ले रहा हूं तो बट ऑब्वियस वी सम को डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी, इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। डिक्लेयर कर दिया, वी सम के अंदर वैल्यू नहीं दी है लेकिन वी सम के अंदर एक कैलकुलेशन करा ली है। और यहां पर क्या करता हूं, डीबीएमएस आउटपुट के अंदर वी सम को प्रिंट कराता हूं। क्या, सम ऑफ टू नंबर्स करके, सम ऑफ टू नंबर्स, ये करके मैंने इसको प्रिंट करा। अब गौर से देखो, ये एक लॉजिक है, ये मेरे सिस्टम का एक लॉजिक है कि कभी भी, ये तो केवल दो नंबर की बात कर रहा हूं, अगर कभी भी कोई ऐसा लॉजिक है या मुझे ऐसा करना है कि एग्जांपल कि मैं एम्प्लॉय कोड डालूं और मुझे उसकी सैलरी पता लग जाए, तो इसके दो तरीके हैं। पहले इसी एग्जांपल पर आगे बढ़ते हैं। क्या करेगा ये सिस्टम सीधे सीधे दो वैल्यूज हार्ड कोड की अभी चला रहा हूं, ये चल गया और ये मेरे डीबीएमएस आउटपुट में इसकी वैल्यू जो है वो नीचे आ भी जाएगी। सम ऑफ टू नंबर्स इज 300। तो ये तो अनोनिमस ब्लॉक की बात हुई। बट अगर मैं इस सेशन से, गौर से देखो, मैं इस सेशन से आउट हो जाऊं, कॉपी ले लिया, इस सेशन से यहां पर आ जाऊं, या ये मान लो कि किसी भी रीजन से वो मेरा करप्ट हो गया, वो सेशन बंद हो गया, या मुझे एक बार ही काम करना था, मैंने अनोनिमस ब्लॉक लिखा और कर लिया। अब मैं अगले दिन पे हूं, आज 11 दिसंबर है, मैं 12 दिसंबर में खड़ा हूं, मैं बोलता हूं कि अभिषेक मेरे को 2 नंबर का सम करने का प्रोग्राम लिख के दो, तो आप क्या करोगे, अगेन ये कोड लिखोगे, अगेन। फिर तीसरे दिन की बात करूंगा, फिर लिखना पड़ेगा। तो इन चीजों से बचने के लिए ओरेकल कहता है आप अपने ऑब्जेक्ट्स बनाओ डेटाबेस में। कैसे बनेगा, अब की बार मैं इसको इस तरीके से चेंज करूंगा कि भाई मुझे ये कोड बार बार ना लिखना पड़े। कैसे, मैं बोलूंगा सिस्टम को कि दो वैल्यूज में सिस्टम के अंदर इन करूंगा। कैसे करूंगा, देखो अब इसको चेंज कर रहा हूं, फंक्शन की बात करने जा रहे हैं। क्रिएट फंक्शन का नाम xx सम और फंक कर लेते हैं जिससे मुझे पता लगे इतना है, ठीक है। और इतने भर से ही, इतना करने भर से ही मेरा ये काम जो है, जो यहाँ पे हो रहा है,
ये इजीली हो जाएगा। मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूं। क्या क्या एरर आया? एरर आया कि आपने फंक्शन तो क्रिएट कर रहे हो, लेकिन भाई रिटर्न तो बता दो, रिटर्न क्या आने वाला है। रिटर्न तो मेरी ये वैल्यू आने वाली है। मैं हार्ड कोड करके कर रहा हूं। अभी ये मैं लिखता हूं यहां पे, रिटर्न, ये वैल्यू मेरी रिटर्न होके आएगी, ठीक है। और रिटर्न में वैल्यू नहीं लिखना होता, रिटर्न में लिखना पड़ता है क्या मेरा टाइप रिटर्न होके आने वाला है, ठीक है। बहुत ही अच्छा एक सिनेरियो हो गया है, समझाता हूं क्या हुआ है। मैंने ऊपर एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन मेरा फर्स्ट टाइम में ही क्रिएट हो गया जब मैंने फर्स्ट टाइम में कोड एग्जीक्यूट किया था विदाउट राइटिंग अ रिटर्न। तभी मेरा एक जो फंक्शन था वो डेटाबेस में क्रिएट हो गया। कैसे जानेंगे हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ पर चेक करते हैं, सेलेक्ट क्वेरी चला करके। ऑब्जेक्ट नेम की स्पेलिंग गलत हो गई है, गौर से देखो। ये एक मेरा फंक्शन जो है वो क्रिएटेड है, एक्स सम फंक्शन, सब कुछ लिखा हुआ वेल इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने रन किया था तब रिटर्न का कीवर्ड नहीं दिया और गलती से वो एग्जीक्यूट कर दिया, कंपाइल कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम ये कि अब मुझे करेक्शन करना है। करेक्शन क्या करना है? मुझे प्रॉपर सिंटेक्स लगाना है कि भाई रिटर्न भी करेगा ये नंबर। मतलब मुझसे स्टार्टिंग में क्रिएट करते वक्त ही गड़बड़ होगी और मैं उसको कोई भी सिंटेक्स मैंने गलत दे दिया या ये सही भी क्रिएट हो गया और मैं चाहता हूं कि अब ये 200 + 200 करे, तो मुझे इसको दोबारा करना पड़ेगा। रन करता हूं, सिस्टम बोलता है ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये ऑब्जेक्ट आपने पहले ही यूज कर लिया है, आप ये दोबारा नहीं बना सकते। क्यों? नेम ऑलरेडी यूज। इसी चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मुझे फिर भी इसी तरीके से ही क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। आपको एक ही साथ तीनों चारों चीजें दिखेंगी। ड्रॉप कर रहा हूं फंक्शन को, क्यों? अगर मैंने कीवर्ड केवल क्रिएट यूज किया है, तो मैं अपने डेटाबेस के अंदर उस ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फंक्शन हो, प्रोसीजर हो, पैकेज हो, अगर मैंने केवल क्रिएट कीवर्ड के साथ यूज किया है तो मैं उसको कभी भी मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा। भले ही सिंटैक्टिकल एरर हो, भले ही कोड का चेंज हो, हमेशा मुझे एक सिंटेक्स यूज करना चाहिए, क्रिएट और रिप्लेस का मतलब यही है कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स भी आप चाहोगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स अपने कोड को किसी भी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में मॉडिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो क्यों? लेकिन फिर भी कई बार लोग इस तरीके के लिखते हैं कि ये तो वन टाइम, पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार मुझे फंक्शन लिखना है, मुझे 100 + 100 ही कराना है, या जो भी था मुझे वही कराना है, मुझे उसको कभी चेंज नहीं करना है, मुझे वैसे ही रखना है। उस केस में लोग इस तरीके का क्रिएट फंक्शन केवल और रिप्लेस नहीं लिखते। क्यों? कोड उसको कभी रिप्लेस करना ही नहीं है, तो अब उस तरीके का कोड लिखते हैं। लेकिन फिर भी हमने बाय मिस्टेक लिखा है, हम इसको मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं, रिटर्न लिख के मॉडिफाई नहीं कर पा रहे, तो हमें पहले करने पड़ेगा ड्रॉप, कमांड ड्रॉप फंक्शन। ये हटा, ये देखिए नीचे क्या है, फंक्शन ड्रॉप्ड। अब जाके नीचे देखूंगा तो ऑल ऑब्जेक्ट्स के अंदर मुझे ये एंट्री नहीं मिलेगी। अब मैं अपने क्रिएट फंक्शन से ही आपको करके दिखा रहा हूं। मतलब अगर किसी ने क्रिएट फंक्शन, क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट पैकेज करके अपना कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया है तो वो वन टाइम एग्जीक्यूशन होगा उसका, वन टाइम ही वो सिस्टम पर एग्जीक्यूट होगा क्रिएट होने के लिए, उसके बाद वो कभी मॉडिफाई नहीं होगा। मैं बना के दिखा रहा हूं, ये एग्जीक्यूट किया, क्या बोला नीचे, फंक्शन क्रिएटेड, फंक्शन बन गया। अब मुझे किसी भी सेशन पे जाऊं, इस पर जाऊं, किसी और सेशन पे जाऊं, मान लीजिए यहां आ गया, मैं बोलता हूं आप वही 100 + 200 का कोड मुझे लिख के दिखाओ, तो आपको बार बार वो कोड लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल करना है। ये
केवल ये फंक्शन लिखना है डुअल के अंदर, आपको 300 की वैल्यू मिल जाएगी। क्या? फंक्शन रिटर्न विदाउट वैल्यू func12। इसने कुछ रिटर्न नहीं किया। क्यों रिटर्न नहीं किया? क्योंकि हमने यहाँ रिटर्न ही नहीं करवाया। देखिए फिर से भूल गए हम, RETUR रिटर्न। मुझे रिटर्न क्या करना है? वी सम को यहाँ पे रिटर्न भी करवाना है कि भाई सम तो कर दिया इनटू के अंदर, लेकिन उसे रिटर्न कर। अब हम फिर से इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। मॉडिफाई करने के लिए जब क्रिएट के तरीके से करते तो उसको ड्रॉप ही करना होता है, ड्रॉप। और अब मैं इसको बनाऊंगा यहाँ पर सेलेक्ट करके। तो देखिए अब ये मेरा सिंपली ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, फंक्शन क्रिएटेड। कल जाऊं, परसों जाऊं, या किसी और अपने किसी थ्रेड पे आ जाऊं, ये सेशन जो है किसी और पे आ जाऊं, सिंपली आपको यहाँ पे 300 की वैल्यू मिलेगी। डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है, बिकॉज वैल्यूज हार्ड कोडेड है, वैल्यूज हार्ड कोडेड है। अब मैं ऐसा चाहता हूं कि एक फंक्शन हो। अब मैं कोई भी फंक्शन देखो यहां से आपके लिए ड्रॉप नहीं करूंगा, आपके लिए ड्रॉप नहीं करूंगा। अब आप एक ऐसा फंक्शन चाहते हो जिसमें वैल्यूज डायनामिकली जाए। अभी तो स्टैटिक जा रही हैं, अब डायनामिकली जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन के अंदर अगर चेंज करूंगा तो क्या होगा, फिर से मुझे इसे ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप कर लेते हैं अगर इसी में करना है तो। ये कोड मैं यहीं छोड़ दूंगा आपके लिए। ये मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। अब मुझे इसी वाले फंक्शन में चेंज करना है कि भाई वैल्यूज मेरी बस डायनेमिकली जाए। तो मैं क्या करूंगा, डायनेमिकली के लिए अपने दो पैरामीटर, यहाँ पे एक चीज समझने की आ गई फिर से। अब यहाँ पर जो V1 के अंदर वैल्यू आई है और जो V2 के अंदर आई है, वो वैल्यूज मुझे यहाँ पर अब चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब की बार वैल्यू बाहर से आएंगी। कैसे आएंगी? जहां पे फंक्शन लिखा है यहीं पर बताऊंगा कि एक V_1 आएगा नंबर टाइप का, दूसरा V_2 आएगा नंबर टाइप का, और जिसकी डेफिनेशन आपने यहाँ पे बता दी उनको आप डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, फंक्शन है, इसी को मॉडिफाई कर रहे हैं, ड्रॉप कर। डाउट है सर। हाँ जी बताइए सर ऐसे फंक्शन में अगर मैं एनोनिमस ब्लॉक बना लूं हम्म। और फिर वहां फंक्शन को कॉल करा के वैल्यू पास करूं तो हो पाएगा वैसे? हाँ क्यों नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। अभी करते हैं उसको भी। V एक यहाँ वेरिएबल यहाँ पे बता दिया कि एक वैल्यू यहाँ से आएगी, एक वैल्यू यहाँ से आएगी। अब एक चीज और, यहाँ पर जो मैं ये अपने पैरामीटर्स, इनको ब्रैकेट के अंदर मैं पैरामीटर्स बोल रहा हूँ, बिल्कुल ब्रैकेट दिए हैं, ब्रैकेट के अंदर तो पैरामीटर्स मतलब दो वैल्यूज आने वाली है। मेरी आने वाली वैल्यू कौन से टाइप की है, इन टाइप की है कि आउट टाइप की है कि इन आउट टाइप की है। इसको बोलते हैं पैरामीटर का टाइप, कि मेरा V1 का टाइप क्या है। भाई ये वैल्यू अंदर को जा रही है, इसके अंदर बिगिन के अंदर यहाँ आ रही है अंदर, या यहाँ से V सम के तरीके से रिटर्न हो रही है बाहर को। तो यहाँ पर मेरा जो फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ ऐसे इन, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम उसको इन ही ट्रीट करता है। क्लियर है? बाय डिफॉल्ट सिस्टम उसको इन ही ट्रीट करता है। ठीक है, इन नहीं लिखता हूं तो बाय डिफॉल्ट देखो, एक में लिख देता हूं, एक में नहीं भी लिखता हूं तो भी चलेगा। और आउट और इन आउट, आपको पैकेज और प्रोसीजर के टाइम पे आउट और इन आउट पैरामीटर का कंडीशन बताऊंगा। अब मैं इसको यहां पर बना रहा हूं, क्लियरली पता लग रहा है। एक वैल्यू यहां से आ रही है, एक वैल्यू यहां से आ रही है। तो मतलब जब भी हम फंक्शन को यूज करेंगे, कब यूज करेंगे फंक्शन को? जब इस तरीके से कहीं यूज करेंगे। तो अब की मेरे को यहां पर दो वैल्यूज लाइक 1,5 इस तरीके से कोई वैल्यू दो देनी पड़ेगी। ये 1,5 मेरी यहां पर जाकर एक V1 पे असाइन हो जाएगी, एक V2 पर, और फिर वो अंदर डुअल वाले यहां पर जाएंगी, सम होंगी, V सम के अंदर वैल्यू आएगी। और DBMS आउटपुट, जब मैं कभी भी पहले भी बताया, डेटाबेस ऑब्जेक्ट जब बनाता हूं तो मेरे को पता ही नहीं लगेगा कि DBMS आउटपुट काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। सिंपली इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, भले ही लगाओ या मत लगाओ फर्क नहीं पड़ता। V सम की वैल्यू यहां से रिटर्न हो जाएगी। चला के देख लेते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मैंने यहाँ पर एक फंक्शन जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर दिया। आप चला के देखते हैं, पहले बिना पैरामीटर के चला के देखते हैं। जैसे पहले चला रहे थे, क्या बोलेगा? रॉन्ग टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट बोलेगा कि आप जो चला रहे हो इसके अंदर कुछ एक आर्ग्यूमेंट आपको पास करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन आपने क्रिएट की है उस डेफिनेशन के अंदर बताया है
कि ये दो चीज़ें ऐसे पास करनी पड़ेंगी, और वो भी नंबर टाइप की, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्ट्रिंग टाइप का कुछ पास कर दो, करेक्टर टाइप का पास कर दो, मैं यहाँ पे मनोज पास कर दूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता, अभी भी ये एरर देगा। क्यों? V1 में जब असाइन कर लेगा 1 वैल्यू को, V2 में असाइन करने जाएगा स्ट्रिंग को, इनवैलिड नंबर बता देगा कि भैया गलत नंबर पास कर रहे हो, ये वैल्यू यहाँ से नहीं जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दिया कुछ भी 50 दे दिया, 51 आना चाहिए वापस, चलाया 51 आ गया, डायनेमिकली हो गया। तो फंक्शन का यूज दोस्तों इतना ही है कि अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी बिजनेस लॉजिक जिसको आपको डेली या किसी भी फ्रीक्वेंसी पे लिखने की जरूरत पड़ती है, वो बार बार ना लिखना पड़े। और कभी क्या करते हैं, कोई लॉजिक है जिसको आपको पता है कि ये लॉजिक मेरा आज इस रिपोर्ट में यूज हो रहा है, लेकिन आगे आने वाली रिपोर्ट में मेरा फिर से यूज होगा, फिर से यूज होगा, फिर से यूज होगा। तो ऐसे केसेस में मैं अपने फंक्शंस बना के रख लेता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है।